हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान और आपका स्वागत है स्टोरी टेलिंग विथ मुस्कान पर। आप सुन रहे हैं मेरी लिखी हुई कहानी रिबॉर्न इन लव, अ स्टोरी ऑफ वुल्फ किंग। तो कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आहट अब भी अधिकांश के कानों में गूंज रही थी। वह अपनी जगह से उठा और खिड़की के करीब जाकर बारिश की बूंदों को देखने लगा। बाहर का मौसम धुंधला था, ठीक वैसे ही जैसे उसके मन के विचार। अगर मैंने सही किया तो फिर ये बेचैनी क्यों? उसने खुद से सवाल किया। उसे आज पहली बार एहसास हुआ कि वह सानिया और अधीरा के बीच के फर्क को अब तक समझ ही नहीं पाया था। सानिया उसके लिए हमेशा से खास थी, या शायद वह यही मानता आया था। लेकिन आज जब अधीरा ने बिना कुछ कहे खुद को गलत साबित होने दिया, तब पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या मैं अब तक गलत समझता आया हूँ? अधीरा की मुस्कान, उसकी जिद, उसका गुस्सा सब उसकी आंखों के सामने घूम गया। मैंने उसे गलत समझा और उसने एक बार भी सफाई देने की कोशिश नहीं की। उसने हल्की सांस ली और अपनी मुट्ठी भींच ली। मुझे उससे बात करनी होगी, लेकिन क्या अधीरा अब उससे बात करना चाहेगी? यही सवाल अब उसके दिल को और ज्यादा उलझा रहा था। वो खिड़की से बाहर देखता रहा, लेकिन बारिश की बूंदों के पार उसे सिर्फ अधीरा का गुस्से में भरा चेहरा ही दिखाई दे रहा था। उसकी आखिरी बात, अब तुम्हें जो सोचना है सोचो अधिकांश, मैं अब तुम्हें समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगी। वो सब उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। अधिकांश ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो अब और ज़्यादा उलझन में नहीं रह सकता था। उसे अधीरा से बात करनी थी, उसे जवाब चाहिए थे। लेकिन क्या वो सच में जवाब चाहता था, या फिर उससे बस ये जानने की बेचैनी थी कि अगर उसने अधीरा को हमेशा के लिए खो दिया तो क्या उसे तकलीफ होगी? दूसरी ओर अधीरा तेज रफ्तार में बाइक दौड़ा रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। मैं हमेशा गलत क्यों ठहराई जाती हूँ? उसने खुद से बड़बड़ाया। क्यों अधिकांश को सच्चाई कभी दिखती नहीं? उसने गुस्से में बाइक के एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाया, लेकिन तभी उसके सामने एक नकाबपोश इंसान बीचों बीच रोड पर खड़ा हो जाता है। अधीरा ने झटके से ब्रेक लगाए, लेकिन बारिश की वजह से सड़क पहले से ही फिसलन भरी थी। बाइक बुरी तरह फिसलती गई और वो सीधे सड़क पर गिर पड़ी। उसके हाथों और पैरों में चोट लग गई, लेकिन इससे ज़्यादा उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं, क्योंकि वो जो देख रही थी वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। वो नकाबपोश अब भी वहीं खड़ा था। अंधेरे और बारिश के बीच उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी ठंडी बेरहम आंखें सीधा अधीरा पर टिकी थीं। कौन हो तुम? अधीरा ने दर्द को नजरअंदाज करते हुए पूछा, लेकिन जवाब नहीं आया। नकाबपोश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता था कि अधीरा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अधीरा ने तेजी से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर में चोट लग चुकी थी। वो किसी तरह खुद को संभाल ही रही थी कि तभी उस नकाबपोश ने झटके से एक चाकू उसकी गर्दन के पास ला दिया। अधीरा की सांसें थम गई। अगर हिलने की कोशिश की तो अगली सांस नहीं ले पाओगी। उसकी आवाज़ ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी जानी पहचानी खौफनाकी थी। अधीरा ने आंखें सिकोड़कर उसे गौर से देखा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन अब भी वो इस चेहरे को नहीं पहचान पा रही थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने साहस जुटाकर पूछा। नकाबपोश हल्का सा हंसा। मैं वही चाहता हूँ जो तुम सबसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। अधीरा का दिल जोर से धड़क उठा। क्या मतलब? 100 साल पहले तुमने जो किया था वो भूल गई क्या? अधीरा की आंखें फैल गईं। उसके कानों में किसी पुराने समय की आवाजें गूंजने लगी। चीखें, जलते हुए मशाले और खून, बहुत सारा खून। तुम कौन हो? उसने घबरा कर पूछा, लेकिन नकाबपोश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चाकू को हल्का सा उसके गले के करीब किया और फुसफुसाया, अब वक्त आ गया है तुम्हें तुम्हारी असली पहचान याद दिलाने का, अधीरा। अधीरा का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। असली पहचान? बारिश और तेज हो गई थी। हवा में कुछ अजीब सा था, जैसे एक पुरानी दुश्मनी फिर से
जाग रही हो। इधर अधिकांश अभी अपनी हवेली में पहुंचा ही था कि उसके फ़ोन की स्क्रीन अचानक चमकी। एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। पहले तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर जाने क्यों उसे लगा कि ये कॉल ज़रूरी हो सकती है। उसने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। उधर से एक घबराई हुई लड़की की आवाज़ आई, हेलो, क्या आप अधिकांश बोल रहे हैं? अधिकांश ने हल्की हैरानी से जवाब दिया, जी मैं अधिकांश सिंह शेखावत बोल रहा हूँ। आप कौन? उसने अपने पैंट की जेब में हाथ डालते हुए पूछा। मैं तनु बोल रही हूँ, सानिया की दोस्त। सर, मुझे ये जानना था कि क्या सानिया आपके साथ है? तनु की आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। अधिकांश का माथा तुरंत ही सिकुड़ गया। उसने गंभीर स्वर में पूछा, नहीं, वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन हुआ क्या है? वो शाम से गायब है। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है और हम सब उसे हर जगह ढूंढ चुके हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तनु लगभग रोने वाली थी। अधिकांश के दिल की धड़कन तेज हो गई। सानिया को गए हुए कितना वक्त हो गया था? क्या ये कोई सामान्य गुमशुदगी थी या फिर इसके पीछे कुछ और था? तुम कहाँ हो अभी? उसने जल्दी से पूछा। मैं अपने हॉस्टल में हूँ सर। सानिया का इस दुनिया में कोई नहीं है जो उसकी परवाह करे। मैंने अपने दोस्तों से कहकर पुलिस में कंप्लेन तो की है, लेकिन क्या? अधिकांश ने तुरंत पूछा। लेकिन पुलिस इसे सीरियसली नहीं ले रही है। कह रही है कि शायद वो अपनी मर्जी से कहीं गई होगी, लेकिन हम जानते हैं सर, सानिया ऐसी नहीं है। अधिकांश ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। क्या सानिया सच में किसी मुसीबत में थी या फिर वो खुद किसी परेशानी में फंस गई थी? ठीक है, मैं उसे ढूंढता हूँ, तुम वहीं रहो। कॉल कट गई। अधिकांश ने बिना समय गंवाए अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और तेजी से हवेली से बाहर निकलने लगा था कि तभी उसकी माँ उसके पास आती। अब कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तो आए हो। वो मुझे कुछ काम है, अधिकांश जल्दी में जाते हुए बोला। पर बाहर बहुत बारिश हो रही है, वो पीछे से बोलती रह गई। पर अधिकांश वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये रात कितनी खतरनाक होने वाली। अधीरा की सांसें तेज हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने वही नकाबपोश इंसान खड़ा था जिसने उसकी माँ की जान ली थी। उसकी आंखों में गहरा डर समा गया था। तुम वही हो ना जिसने मेरी माँ को मारा था? हाँ, तुम वही हो, मुझे याद आ गया। अधीरा की आवाज़ कांप रही थी। वो नकाबपोश उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी ठंडी और डरावनी थी कि अधीरा के रोंगटे खड़े हो गए। ओह वाह अधीरा, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, उसने मजाकिया लहजे में कहा। पर तुमको अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद क्यों नहीं है? पिछला जन्म? अधीरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। हाँ, पिछला जन्म। नकाबपोश ने उसकी हुड्डी अपने हाथ से ऊपर की, जिससे उसकी नजरें उसकी काली आंखों से मिल सके। पर छोड़ो वो पुरानी बातें, मैं यहाँ तुम्हारी माँ के पास भेजने आया हूँ। इतना कहते ही उसने अधीरा का पैर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने उसकी माँ को ले गया था। नहीं, छोड़ो मुझे। अधीरा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। बारिश तेज हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, जंगल की ठंडी हवा अधीरा के चेहरे से टकरा रही थी। इधर अधिकांश कार में था। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि कार के शीशे के बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। ये बारिश भी ना इतनी तेज हो रही है कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, अधिकांश ने झुंझलाते हुए कहा। वो कार चला ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक ट्रक की हेडलाइट चमकी। तेज रोशनी से उसकी आंखें चंधिया गई। ओह शिट! उसने अपनी आंखों के सामने हाथ रख लिया। जैसे ही उसने हाथ हटाया, ट्रक उसके और करीब आ चुका था। साले, ब्रेक नहीं मार सकता है क्या? अधिकांश ने गुस्से में कहा और तुरंत स्टीयरिंग घुमा दिया। लेकिन बारिश के कारण सड़क फिसलन भरी थी। धड़ाम! उसकी कार एक पेड़ से टकरा गई। जोरदार झटका लगा और उसके सिर पर हल्की चोट आई। उफ, क्या दिन आ गया है! उसने अपने सिर को पकड़ा और कार से बाहर निकला। वो अभी कार से बाहर आया ही था कि अचानक उसे किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। बचाओ! अधिकांश के कान खड़े हो गए। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। ये आवाज़ जंगल के अंदर से आ रही थी। शिट, कोई मुसीबत में है। उसने बिना एक पल गवाए जंगल की ओर दौड़ लगा दी। जंगल के अंदर अंधेरे में अधिकांश की आंखें एक परछाई पर पड़ी। वो क्या है? वो जल्दी से पेड़ों के पीछे छुपकर देखने लगा। जो नज़ारा उसके सामने था
उसे देखकर उसकी सांसें अटक गईं। एक नकाबपोश इंसान वहीं खड़ा था, लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं था। उसके दांत बाहर निकले हुए थे जैसे किसी जानवर के हों। उसके हाथों के नाखून लंबे और नुकीले थे। ये तो एक वैम्पायर है। अधिकांश का दिमाग तेजी से काम करने लगा, और ये किसी इंसानी लड़की को मारने वाला है। वो लड़की जमीन पर पड़ी थी, उसकी आंखों में डर था। वो रो रही थी, मदद के लिए पुकार रही। कोई तो मेरी मदद करो, प्लीज कोई मेरी मदद करो। वैम्पायर ने अपने नुकीले दांतों से उसका गला चीरने के लिए अपना सिर झुकाया, लेकिन तभी रुक जा! अधिकांश की जोरदार आवाज जंगल में गूंज उठी। वैम्पायर ने तुरंत अपनी चमकीली लाल आंखों से अधिकांश की ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इसे मारने दूंगा? अधिकांश की आवाज सख्त थी। वैम्पायर ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और उसकी ओर देखा। फिर वो ठंडी मुस्कान के साथ फुसफुसाया, ओह आखिरकार तुम आ ही गए। बारिश तेज हो रही थी। घने बादलों के बीच बिजली चमक रही थी, और मूसलाधार बारिश से जंगल की जमीन पूरी तरह भीग चुकी थी। वातावरण में अजीब सी ठंडक और डरावनी चुप्पी थी, जिसे कभी कभी गरजती बिजली तोड़ रही थी। अधिकांश की आंखें लाल हो गईं। उसने उस लड़की की ओर देखा भी नहीं। उसकी पूरी नजरें उस वैम्पायर पे थी। उसकी बॉडी टाइट हो गई थी, जैसे किसी भी पल हमला करने वाला हो। वो ठंडे स्वर में बोला, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो? वैम्पायर हल्की हंसी हंसा, हाँ, ओ तो अब मैं सुनूंगा। अधिकांश के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। मैं वुल्फ किंग हूँ। वुल्फ किंग। वैम्पायर कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर ठहाका मारकर हंसने लगा। तो मज़ा तो आज मेरी पार्टी और मज़ेदार होगी। एक तरफ वुल्फ का खून और दूसरी तरफ इस लड़की का। वाओ! खून तो तब पिएगा जब जिंदा रहेगा। अधिकांश की आवाज़ गूंज उठी, और अगले ही पल उसका शरीर हिलने लगा। उसकी हड्डियां चटकने लगीं। उसकी आंखें गहरे सुनहरे रंग में चमक उठी। उसके नाखून नुकीले हो गए। उसके हाथ पैर लंबे और मजबूत हो गए, और कुछ ही सेकंड में अधिकांश अपने असली रूप में आ चुका था। एक सफ़ेद भेड़िया बन गया था। अधीरा की आंखें फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अधिकांश भेड़िया है। उसने हमेशा सुना था कि भेड़िए खतरनाक होते हैं, लेकिन अधिकांश भेड़िया है। एक पल को उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि अधिकांश कोई आम भेड़िया नहीं था। वो एक विशाल चमकते सफ़ेद फर वाला भेड़िया था। उसके सुनहरे तेज आंखें और शक्तिशाली शरीर किसी दैविक योद्धा से कम नहीं लग रहे थे। वैम्पायर चौंका, लेकिन फिर भी हंसते हुए बोला, वाह, सफ़ेद भेड़िया, लेकिन इससे क्या, मैं भी कोई आम वैम्पायर नहीं हूँ। वो भी अपने असली रूप में आ गया। उसके दांत और लंबे हो गए, उसकी आंखें चमक उठी, और उसकी पूरी बॉडी से एक अजीब सी ठंडक निकलने लगी। अधिकांश और वैम्पायर एक दूसरे की आंखों में घूर रहे थे। चलो देखते हैं किसकी जान पहले जाती है। और फिर दोनों एक दूसरे पर झपट पड़े। वहीं दूसरी तरफ अधीरा दूर एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। वो दोनों की लड़ाई देख रही थी। वाह भाई, एक तरफ खतरनाक वैम्पायर और दूसरी तरफ हमारा देसी भेड़िया। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। भेड़िया बनते ही अधिकांश की बॉडी कितनी बड़ी हो गई, जिम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने वैम्पायर की भी ओर देखा, और ये वैम्पायर बंदा खून पीने के चक्कर में है, लेकिन पहले दांत तो साफ कर लेता, कहीं इन्फेक्शन हो गया तो। फिर उसने दोनों को लड़ते हुए देखा और मुंह बनाते हुए बोले, भाई एक लड़ रहा है तो एक काट रहा है। अरे कोई WWE वाला फिनिशिंग मूव भी दिखाओ। वो अपने ही मजाकों में हंस रही थी, लेकिन अफसोस वहाँ कोई उसे सुनने वाला नहीं था। अधिकांश और वैम्पायर एक दूसरे से टकरा रहे थे। जमीन कांप रही थी। अधिकांश ने वैम्पायर पर झपटा मारा, लेकिन वैम्पायर फुर्ती से बच निकला। तू कितना भी तेज हो, मैं तुझे फाड़ कर रख दूंगा, अधिकांश ने गरजते हुए कहा। वैम्पायर मुस्कुराया, देखते हैं वुल्फ किंग। और अगले ही सेकंड दोनों फिर से एक दूसरे पर टूट पड़े। बारिश तेज हो चुकी थी। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ जंगल में हल्की हल्की धुंध फैलने लगी थी। हवा में गूंजती गुर्राहट और तेज झपटों की आवाज़ें जंगल की नीरवता को चीर रही थी। अधिकांश वैम्पायर एक दूसरे से भिड़ चुके थे। वैम्पायर ने बिजली की तेजी से
अधिकांश पर वार किया, लेकिन अधिकांश एक छलांग में दूर जा गिरा और तुरंत ही उसने पलटकर हमला किया। इतना धीरे? मुझे लगा वैम्पायर ज्यादा फुर्तीले होते हैं। अधिकांश ने व्यंग किया। वैम्पायर गुस्से से गुर्राया, उसकी आंखों में चमक आई और वो हवा में कूदकर अधिकांश की गर्दन पर झपटा। लेकिन अधिकांश भी कम नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई और वैम्पायर से टकरा गया। धड़ाम! दोनों जमीन पर गिर पड़े, लेकिन इससे पहले कि वैम्पायर संभल पाता, अधिकांश ने अपने विशाल पंजे से उसे जमीन पर दबोच लिया। अब बताओ, कौन किसका खून पिएगा? अधिकांश की आंखें चमक रही थी, लेकिन वैम्पायर मुस्कुराया। भेड़िए, तुमने मुझे कमजोर समझने की गलती कर दी। और अगले ही पल वैम्पायर के शरीर से ठंडी धूल निकलने लगी। अधिकांश को एक झटका लगा। उसके पंजे के नीचे से वैम्पायर का शरीर गायब हो गया था। क्या? अगले ही पल अधिकांश को जोरदार धक्का लगा और वो कई फीट दूर जा गिरा। हे भेड़िए, तुम्हें लगा तुम ही अकेले ताकतवर हो। वैम्पायर हवा में खड़ा था और उसके शरीर से अजीब सा काला धुआं निकल रहा था। अब खेल शुरू हुआ। अधीरा अब भी पेड़ के पीछे से लड़ाई देख रही थी। अरे बाप रे, ये तो ड्रैगन बेल जेट वाला फाइट हो गया बे। ये एक गायब, एक उड़ता हुआ पंच। उसने अपना सिर खुजलाया। अब देखो वैम्पायर जी हवा में तैर रहे हैं। बंदा ग्रेविटी को भी हरा चुका है। तो फिर उसने अधिकांश को देखा, जो फिर से खड़ा हो चुका था। वाह, ये तो WWE वाला अंडरटेकर निकला। गिरा भी तो दोबारा खड़ा हो गया। उसने लंबी सांस ली। मुझे तो इन दोनों का लाइव मैच देखने के पैसे मिलने चाहिए भाई। तो अधिकांश ने जमीन पर अपने पंजे गड़ाए। तूने मुझे जरूरत से ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। उसके शरीर से सफेद रोशनी निकलने लगी। अब वो केवल एक भेड़िया नहीं था, वो वुल्फ किंग था। वैम्पायर की मुस्कान गायब हो गई। अधिकांश की आंखें सुनहरी हो चुकी थी और उसके सफेद फर से एक चमकती हुई ऊर्जा निकल रही थी। अब तेरी बारी। और एक जोरदार दहाड़ के साथ अधिकांश ने हवा में छलांग लगाई और सीधे वैम्पायर पर टूट पड़ा। दोस्तों, ये वीडियो मैं रात के 2 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपको बिलीव है, रात के 2 बजे में एक अकेले कमरे में बैठ के, कमरा लॉक करके अपने में बड़बड़ा रही हूँ। अगर मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा जग जाए, मम्मी को तो पता है लेकिन पापा इतना नहीं जानते, अगर मेरे पापा जग जाए ऐसे रात में, सोचिए कि लड़की क्या बोल रहा है। इनके दिमाग में पहले क्या आएगा कि वो क्या समझेंगे मेरे बारे में। ये कि फ़ोन तो मेरे पास ही रहता है, मेरा पर्सनल फ़ोन है और मैं अकेले कमरे में हूँ। आई डोंट इमेजिन मैं, मतलब क्या करूँ। रात में ही मुझे होश आता है, रात में मुझे टाइम मिलता है कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ। और रात में बिल्कुल सन्नाटा। मैंने दिन में रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, लेकिन कभी मम्मी की आवाज़, कभी मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर की आवाज़ एंड कभी आस पड़ोस की आवाज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती हूँ। एंड नींद तो भाई, नींद का तो पूछो, मेरी आंखें बंद हो रही। मैं स्टोरी जब टेलिंग कर रही थी, मैं स्टोरी जब बोल रही थी ना, तब भी मेरी आंखों में नींद थी। लेकिन मैंने कैसे अपनी नींद भगाई पानी पी पी के, मैं ही जानती हूँ। बहुत यार, लेकिन फिर भी आपको मेरी मेहनत नहीं दिखती है। आपके आप फिर कमेंट करके ये बोलोगे कि तुम रात के 2 बजे जाग के रिकॉर्डिंग कर रही हो, तो क्या एहसान कर रही हो मुझ पे, हम पे एहसान कर रही हूँ? नहीं भैया, एहसान नहीं कर रही हूँ। ना मैं आप पे एहसान कर रही हूँ, ना मैं खुद पे एहसान कर रही हूँ। आपको अपनी स्टोरी सुनाना मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, प्यारे प्यारे बताते हो कि स्टोरी अच्छी लगी, नाइस, नेक्स्ट एपिसोड। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है हाँ, मैंने कुछ लाइफ में किया। हाँ, मैं यूट्यूब पे आके, मेरा गलत डिसीज़न नहीं था कि मैं यूट्यूब पे आई हूँ, अपनी अपनी स्टोरीज शेयर कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल गलत नहीं लगता है कि मुझे यूट्यूब पे आपको स्टोरी सुना के बहुत सुकून मिलता है। मतलब मेरे पूरे दिन की थकान में आपका एक कमेंट पढ़ ली तो मेरे पूरे दिन की थकान भाग जाती है। बट जब स्टोरी डालो, उसके बाद वीडियो डालने के बाद जब महीनों कमेंट नहीं आते ना, ना लाइक्स आते हैं, ना कमेंट आते हैं। हाँ, व्यूज़ आ रहे हैं, व्यूज़ आते हैं, व्यूज़ भी इतने नहीं आते, 400 300 200 व्यूज़ आ रहे हैं, बट कमेंट लाइक नहीं आ रहे ना, तब यार कभी कभी सोचती हूँ कि छोड़ देती हूँ यूट्यूब। क्या ही है ये? मतलब जब किसी को किसी की मेहनत की, किसी के टैलेंट की वैल्यू नहीं है, तो क्या ही फ़ायदा है ऐसी रिकॉर्डिंग का, ऐसी ऐसी स्टोरीज का क्या ही फ़ायदा है? क्योंकि मैंने कहते डिलीट कर देती सब कुछ।
लेकिन सोचती हूँ कि यहाँ तक पहुँच गई हूँ, 716 715 सब्सक्राइबर, मतलब थोड़ी दूर और है। पता नहीं अब तो मतलब मोनेटाइज भी होने का कोई चांसेस नहीं लग रहे मुझे, क्योंकि यूट्यूब ने तो कह दिया एआई की आवाज़ नहीं हो सकती, और भी कुछ बताए हैं रीज़न। आई डोंट नो क्यों बताए हैं, क्योंकि मेरी तो खुद की स्टोरीज है। आई दो तीन लाइनें अगर एक सीन मिल जाए किसी और की स्टोरी से, तो भाई वो तो हो जाता है कभी कभार, क्योंकि कहीं ना कहीं से आइडियाज़ तो आते हैं ना। अब कोई क्या ही कर सकता है, क्योंकि मुझे आप सबके लिए ये कहानी सुनाना बहुत अच्छा पसंद है यार। तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके अपने जाइएगा, अपना प्यार दिखा दीजिए मेरी स्टोरीज, मेरे चैनल को अपना प्यार दे दीजिए, कि यूट्यूब को, यूट्यूब टीम को मेरी स्टोरीज पसंद है, मेरा चैनल कुछ दिख जाए उनको तो मोनेटाइज करे, वरना मेरी रातों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जो मैंने रातों की नींद में बर्बाद करी हूँ, जो मैं अपनी पढ़ाई को जो मैं देती थी, रात को टाइम देती थी, वो टाइम मैं अपने यूट्यूब चैनल, अपनी स्टोरीज़ को दे रही हूँ। मेरा बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और हार तो नहीं मान रही हूँ, लेकिन अब ये सब आप पर है कि आप आगे बढ़ाते हैं कि अब मुझे रोक देते हैं, क्योंकि आपने बहुत लोगों को आगे बढ़ाया है। प्यार दे दीजिए मेरे चैनल को। एंड ये, अगर आपने लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया, तो ये मेरी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम होगा। चलिए फिर, ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए, ज़्यादा आपको लेंथी नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगली कहानी तो आएगी माई ब्लेनर, वही आएगी जो आती है, हस्बैंड वाली आएगी शायद, आई डोंट, मुझे याद नहीं, मैं डाल दूँगी। तो मिलती हूँ नए एपिसोड के साथ जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय बाय।